Hello everyone, I am back. Ask Your Pharmacist is back with another lecture on Bioassay of Vitamin D. So today in this lecture we will be teaching you the Bioassay of Vitamin D and the all step-by-step procedures how the Bioassay of Vitamin D will be performed. So in this lecture we will proceed about the all the process and steps and results and uh, uh, all the test animals that will be used for the bioassay of vitamin D. As we know, bioassay in this we will use any living organism to test the efficacy and effect of that drug. So today we will be doing the bioassay of vitamin D. Mean on the biological organism, we will be checking the efficacy and pharmacological effect of the vitamin D. That either that certain type of dosage form is biologically effective or not. So आज without any delay your ask your pharmacist with another informative lecture on bio से आज स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस चैनल आस्क योर फार्मासिस्ट को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को रिसीव होती रहें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें ताकि जब मैं और लेक्चर अपलोड करूँ तो आपको वो लेक्चर नोटिफिकेशन में मिलते रहें। और इसके अलावा अगर आपका इस लेक्चर में कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं बायोअसे ऑफ विटामिन डी पर। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे वो होगा इंट्रोडक्शन ऑफ बायोअसे। टाइप ऑफ बायोअसे जो है वो है विटामिन जो हम आज स्टडी करेंगे वो होगा सिर्फ और सिर्फ विटामिन डी। अपने नेक्स्ट लेक्चर में विटामिन डी के अलावा मैं इंसुलिन का भी जो है वो बायोअसे लाऊंगी कि कैसे हम इंसुलिन जो हमने अगर किसी और कंपनी ने डिज़ाइन किया है तो कैसे वो अपना बायोअसे परफॉर्म करेंगे और अपनी अपनी जो न्यू फॉर्मुलेशन है उसको एफिकेसियस प्रूफ करेंगे। सो ये एक टेस्ट है जो कि डायरेक्ट टेस्टिंग लेबोरेटरीज में किया जाता है और ये क्वालिटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी टेस्टिंग में ऑफ एनी ड्रग और एनी डोजेज फॉर्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं आपको इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ विटामिन डी बताती जाऊँ। हमारा गोश्त जो हम मटर खाते हैं या फिर जो प्रॉन्स हैं, फिश, मशरूम्स एंड विटामिन डी के जो ऑल फिश कैप्सूल्स होते हैं, इसके अलावा मक्खन और डेयरी प्रोडक्ट्स और जो हमारे अंडे हैं, दैट्स द बिग सोर्स ऑफ विटामिन डी। इसके अलावा जो विटामिन डी है वो हम अपने टैबलेट्स और डिफरेंट जो है हमारे सबलिंगुअल सैंपल इंजेक्शंस और आईवी इंजेक्शंस में भी आजकल विटामिन डी अवेलेबल है और आजकल ये बहुत बल्क में यूज़ भी किया जा रहा है फॉर डिफरेंट पर्पसेस। आज हम बताएंगे कि कैसे जो है वो बायोएस ऑफ या फिर उसकी कैसे क्वालिटी हम टेस्ट करते हैं कि हमारा जो विटामिन डी किसी कंपनी ने अगर बनाया है तो आइदर इट्स अ सर्टेन क्वालिटी और नॉट, आइदर इट्स गिविंग इट्स इफेक्ट और नॉट, या फिर ये सिर्फ सिंपल कोई सॉल्यूशन है, इसके अंदर कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट भी है या नहीं। तो सबसे पहले आपको बताऊंगी कि ऐसे क्या होता है, बायो ऐसे क्या होता है और उसके क्या क्या टेस्ट स्टेप होंगे। तो पहले मैं आपको ऐसे को डेफिनेशन डिफाइन करते जाऊँ। इसके अलावा मेरी बायोलॉजिकल ऐसे पे एक पूरा लेक्चर भी है जो नीचे इसी प्लेलिस्ट में पिन किया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं कि ऐसे क्या होता है, बायो ऐसे क्या होता है, इसकी क्या टाइप्स होती हैं। तो विदाउट एनी डिले आज का हम लेक्चर प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे क्या होता है, ऐसे इज अ स्टैंडर्डाइजेशन वर्ड डेट कम फॉर द फ्रेंच वर्ड जिसका जो कि एसआई से निकला और इसका मतलब होता है ट्रायल। मतलब हम ट्रायल करते हैं किसी ड्रग का ऑन एनी बायोलॉजिकल बॉडी तो हम उससे कहेंगे कि वो बायो ऐसे है। और ट्रायल करने का मकसद क्या होगा कि कोई जो ड्रग डिजाइन की जा रही है वो एफिकेसी और अपना इफेक्ट दे रही है या नहीं किसी सर्टेन ऑर्गेनिज्म में। फिर आ जाती है इट्स टाइप ऑफ एनालिसिस दैट इज टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ अ पार्टिकल कांस्टेंट इन अ मिक्सचर ऑफ बायोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल पोटेंशियल ऑफ अ ड्रग। ये देखती है कि उसके अंदर कितनी अमाउंट ऑफ द ड्रग है, कितनी अमाउंट ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट है, कितने अमाउंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग है और बायोलॉजिकल उसका इफेक्ट क्या है ऑफ द ड्रग और फार्माकोलॉजिकल पोटेंसी क्या है उस ड्रग की। आइदर इज अ पोटेंट ड्रग, उसका इफेक्ट नल है या नन है, या उसका इफेक्ट विद द कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। तो ये सारा कुछ आज हम पढ़ेंगे। इट ऑल्सो refers to the measurement of active ingredient in a dosage form. For example, an assay may be done of a vaccine to determine its potency. हम बायो ऐसे किसी पर भी परफॉर्म कर सकते हैं, हम बायो ऐसे किसी ड्रग पे परफॉर्म कर सकते हैं, बायो ऐसे इंसुलिन पे परफॉर्म कर सकते हैं, बायो ऐसे विटामिन डी पे कर सकते हैं, बायो ऐसे किसी सर्टेन टाइप ऑफ एंटीबायोटिक पे परफॉर्म कर सकते हैं, बायो ऐसे किसी भी इंग्रेडिएंट के ऊपर कर सकते हैं, किसी वैक्सीन के ऊपर कर सकते हैं कि आइदर दैट काइंड ऑफ पर्सन जो हमारी डोजेज फॉर्म है वो उसके अंदर क्या अमाउंट है, उसका बायोलॉजिकल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या आ रहा है। इसके अलावा बायोलॉजिकल ऐसे या बायो ऐसे या फिर ऐसे हम परफॉर्म करते हैं to get the activity, potency and strength of the substance either on absolute basis or either in the comparison basis of that standard। या तो अगर वो ड्रग पहले से ही डिजाइन है और किसी कंपनी ने उसका न्यू जो है वो ब्रांड इंट्रोड्यूस करवाया है तो फिर हम उसको किसी स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करेंगे, और अगर वो कोई न्यू ड्रग है फिर हम उसकी एक्टिविटी, पोटेंसी एंड स्ट्रेंथ की जो होगा एक ऐसे डिजाइन करेंगे खुद। फॉर एग्जाम्पल अगर
कोविड की वैक्सीन बन रही है, तो उसकी जो ट्रायल्स और उसकी जो ऐसे है उसका भी एक स्टैंडर्ड प्रिपेयर किया जाता है। उस पे मैं वीडियो लाऊंगी कि कौन कौन से ऐसे परफॉर्म किए जाते हैं ऑन द वैक्सीन, जब वो प्रिपेयर की जाती हैं। फिर अगर कोई बैच डिज़ाइन किया जाता है तो उसमें क्या क्या ऐसे होता है। और आपको मैं ये बताती चलूँ कि क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग में जब भी कोई मैन्युफैक्चर बैच हो रहा होता है तो उसके हर बैच के ऊपर जो बायोलॉजिकल ऐसे वो परफॉर्म किया जाता है। सो इट मे बी बायोलॉजिकल ऐसे और इट मे बी केमिकल ऐसे। तो आज जो हम वो पढ़ेंगे वो होगा बायोलॉजिकल ऐसे। तो बायोलॉजिकल ऐसे क्या होता है? बायो ऐसे कॉमनली यूज शॉर्ट टर्म फॉर बायोलॉजिकल ऐसे या बायो ऐसे या बायोलॉजिकल स्टैंडर्डाइजेशन, ये इसके सिनोनिम्स हैं। इज अ टाइप ऑफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। ये साइंटिफिकली प्रूवन एक्सपेरिमेंट होता है, ये कोई हाइपोथेसिस नहीं होती या सिंपल कोई स्टेटमेंट नहीं होती। हम इसको एक्सपेरिमेंट के बाद प्रूफ करते हैं कि आइदर जो हमने स्टेटमेंट बोली है वो हमारी स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं, या वो जो ड्रग हमने बनाया है वो एफिकेसिस है या नहीं। सो बायोलॉजिकल ऐसे को हम ऑल्सो नोन एज बायो ऐसे are an integral part of the quality assessment required to be manufacture marketing of many biological and some non biological products के लिए टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। सो इन बायोअसे हम क्या करते हैं? इज मेजर्ड थ्रू द इफेक्ट ऑफ एन सब्सटेंस ऑन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अगर केमिकली किसी ड्रग की ऐसे परफॉर्म करते हैं तो वो केमिकल ऐसे होता है, और अगर हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के को इंजेक्ट करके या उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को वो ड्रग एडमिनिस्टर करके हम उसका फिर इफेक्ट अगर हम करते हैं टेस्ट एक्सपेरिमेंट के थ्रू, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म पर किया जाने वाला जो ऐसे होता है वो बायो ऐसे कहा जाता है उसको। तो ये बहुत एसेंशियल होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग। और अगर कोई हम न्यू बैच बना रहे हैं तो उसमें भी कहीं हद तक ये ऐसे परफॉर्म किया जाता है। मोस्टली क्वालिटी कंट्रोल के केमिकल ऐसे परफॉर्म किए जाते हैं। क्रोमेटोग्राफी, एचपीएलसी, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री वाले केमिकल ऐसे परफॉर्म किए जाते हैं। मोस्टली बायोलॉजिकल ऐसे इन द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू ड्रग, या फिर अगर हम कोई हर्बल ड्रग टेस्ट करें तो मोस्टली ये उस केस में ये बायो से यूज किया जाता है। दीज आर दी procedure by which the potency and pharmacological or the nature of a substance is estimated by studying its effect on the living matters. It can be a living animal, it can be a living tissue line, it can be a certain type of organ or the tissue or the intestine, पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन जिसपे हम उस ड्रग का इफेक्ट जो है वो देख रहे हैं, या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गन सिस्टम डिजाइंड ऑन दी जो कि इन विट्रो डिजाइन किया गया है, इन वो भी हो सकता है, तो वो उसमें हम बायो से परफॉर्म कर सकते हैं। सो बायो से कॉमनली यूज फॉर ड्रग पोटेंसी एस्टिमेशन कैन बी डिस्टिंग्विश विद केमिकल जो है वो by their reliance on the biological substances like substrated like animals, living tissue or any functional complexes of the target receptors. टारगेट रिसेप्टर्स भी हम डिजाइन कर सकते हैं ऑन लैब लेवल। सो अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ बायोअसे क्या होता है। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द बायोअसे इज टू कंपेयर द टेस्ट सब्सटेंस विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो अवेलेबल है ऑलरेडी ऑफ द सेम। यानी अगर हम इंसुलिन बना रहे हैं तो हम इंसुलिन को उसके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से ऑफ इंसुलिन के साथ कंपेयर करेंगे। ये नहीं है कि हम इंसुलिन बना रहे हैं हम उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ द विटामिन डी के साथ कंपेयर कर रहे हैं। हम सेम स्टैंडर्ड और सैंपल्स को आपस में कंपेयर करेंगे एंड टू फाइंड आउट हाउ मच द टेस्ट सब्सटेंसेस इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड कह रहा है कि अगर हम 5 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन लेते हैं तो हमारा 10 पॉइंट्स जो है वो इंसुलिन जो ग्लूकोज लेवल है वो डाउन होता है। तो हमारे जो सैंपल प्रोड्यूस हो रहा है उसका भी अगर हम 5 यूनिट्स लेते हैं तो उसका भी सेम इफेक्ट आना चाहिए या उसका नियर बाय इफेक्ट आना चाहिए। द स्टैंडर्ड आर इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल सैंपल्स ऑफ अ ड्रग मेंटेन्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड recommended by the expert committee of the biological standardization of WHO। तो जो इंटरनेशनली स्टैंडर्ड यूएसपी और बीपी के अवेलेबल होते हैं वो एक्सपर्ट कमेटीज जैसे जैसे डब्ल्यूएच से अप्रूव होते हैं और वो इस स्टैंडर्ड्स को मेंटेन भी करते हैं। द रिप्रेजेंट द फिक्स अमाउंट ऑफ यूनिट ऑफ एक्टिविटी इन डेफिनेट वेट ऑफ प्रिपरेशन फॉर द ड्रग। आगे देते हैं पर्पस ऑफ बायोलॉजिकल फॉर द मेजरमेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ अ नाउन सब्सटेंस, मेजरमेंट ऑफ द फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द केमिकल एक्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस, investigation of the function of that compound on the indigenous materials mediators and determine the side effect profile of that and the degree of toxicity या उससे toxic effects क्या होंगे वो भी हम बायोअसेस से देख सकते हैं। assessment of the amount of the pollutant is being released by the particular source such as the water, wastewater of urban rainfall। और फिर हम देखेंगे determine the specificity of the certain enzyme or to certain substances। आगे आ जाता है types of the बायोअसे। ये बहुत हम बेसिक बायोअसे को पढ़े हैं। मेरी एक डिटेल वीडियो भी है बायोअसे पे, इसका मैं जो है वो बेल आइकन पे भी आपको नजर आ रहा होगा। उसके अलावा इसी क्वालिटी मैनेजमेंट के जो है वो
प्लेलिस्ट में भी इस वीडियो को मैंने ऐड कर दिया है, बायोअसे को भी ऐड कर दिया, वो बायोअसे पर एक डिटेल लेक्चर है। तो बायोअसे इज ऑफ टू टाइप्स, क्वांटल रिस्पॉन्स बायोअसे एंड ग्रेडेड रिस्पॉन्स बायोअसे। क्वांटल रिस्पॉन्स जो होता है वो है ऑल एंड नन रिस्पॉन्स, यानी अगर हम किसी पेशेंट को इंसुलिन दे रहे हैं तो या फिर किसी माइस को अगर हम इंसुलिन दे रहे हैं तो वो उसको हाइपोग्लाइसेमिक कन्वर्जन होगी या नहीं होगी, या अगर हम किसी गिनी पिग को डिजिटलिस दे रहे हैं तो उसको कार्डियक अरेस्ट इंड्यूस होगा या नहीं। यानी सिर्फ दो कंडीशंस हैं, यस और नो, ऑल और नन। इस रिस्पॉन्स को हम कहते हैं क्वांटल रिस्पॉन्स, और जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स होता है वो दैट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन। तो जैसे हम प्रोपोर्शनेट इंक्रीज करते हैं, प्रोपोर्शनली इंक्रीज करते हैं अपने कंसंट्रेशन, उसके साथ जो हमारा ऑब्जर्व रिस्पॉन्स होता है वो भी इंक्रीज होता है। It measures the nature of effect that substance is expected to produce. Contraction of smooth muscle preparation, or saying histamine, or the study of the blood pressure response to the in case of adrenaline, यानी जितनी ज़्यादा एड्रेनालिन देंगे इफेक्ट उतना ज़्यादा होगा। अब आ जाते हैं हम अपनी एसे ऑफ द विटामिन डी। ये बहुत ही ब्रीफ सा लेक्चर है, आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आएगा। तो एसे ऑफ द विटामिन डी होता है, विटामिन डी इज अ फैट सोल्युबल विटामिन, यानी अगर जो विटामिन हम जो विटामिन डी इनटेक कर रहे हैं या किसी फूड के थ्रू या किसी भी सोर्स के थ्रू अगर हम विटामिन डी हमारे बॉडी में आ रहा है तो दैट विटामिन डी विल बी स्टोर इन आवर बॉडी because all the fat soluble vitamins get stored in our body. It is maintain the adequate plasma level of the calcium in the body. इसका रोल ये होता है कि कैल्शियम लेवल हमारी बॉडी में मेंटेन करता है in our blood. Deficiency results in rickets in children and osteomalacia in adults. सब्जेक्ट्स जो हम इसमें यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे वेरी यंग रैट्स, जो तकरीबन 30 दिन के होंगे या फिर 2 मंथ्स के होंगे, जिनको हम लिटर्स भी कह सकते हैं अगर वो उनकी ग्रुपिंग की जाए तो। प्रिंसिपल क्या होगा इस ऐसे का कि the activity preparation of the vitamin D is determined by comparing its anti-rachitic activity with that of the standard preparation by a suitable method. USP reference standard and USP cholecalciferol और एस हम एज अ सैंपल यूज करेंगे और हमारा यूएसपी स्टैंडर्ड भी मौजूद होगा। तो जो बेस्ट सोर्सेज ऑफ द विटामिन डी है यहाँ पे कुछ मेंशन है, उसमें मशरूम है, एग योल्क है, फैटी फिश है, सन सेफ सन एक्सपोयर है, मतलब जो दिन में 7 बजे या 6 बजे के बाद से लेकर तकरीबन 10 बजे तक की जो सनलाइट एक्सपोजर होती है वो सेव होती है। स्पिनिच है, टोना है एंड मशरूम। सो आगे हम चलते हैं प्रोसीजर पे, इसका क्या प्रोसीजर होगा विटामिन डी का, इसके बायोअसे का। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो होगा प्रीलिमिनरी पीरियड, सेकंड होगा डिप्लीशन पीरियड, थर्ड होगा रेचिटोजेनिक डाइट, देन होगा असाइनिंग रैट्स टू ग्रुप फॉर एसे period, administration of the standard and sample doses, essay period, line टेस्ट एंड नेक्स्ट लास्ट जो होगा वो होगा ऑब्जर्वेशन एक्सेप्टेबिलिटी। तो सबसे पहले हम प्रीलिमिनरी पीरियड्स देखते हैं बायो एसे का। तो उसमें हम क्या कहते हैं कि हम जो न्यूली बर्थ हमारे पास माइस होते हैं उनको लेते हैं, और द 30 डेज पीरियड होता है ये प्रीलिमिनरी पीरियड। इसमें हम क्या करते हैं 30 डेज पीरियड एंड एक्सटेंड फ्रॉम बर्थ टू द फर्स्ट डे ऑफ द डिप्लीशन पीरियड। बर्थ के बाद जो नेक्स्ट डे होता है वहीं से हमारा डिप्लीशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। कोई मदर फीडिंग वगैरह नहीं करवाते हम उस माइस को, क्योंकि मिल्क भी इज अ सोर्स ऑफ विटामिन डी होता है या कैल्शियम होता है। तो ड्यूरिंग द प्रीलिमिनरी पीरियड use a dietary regimen that provides for normal development but they limited in the content of vitamin D। हमने उनको हर डाइट प्रोवाइड करनी है, बस हमारी जो डाइट हो उसमें विटामिन डी बिल्कुल भी ना हो। हमने उनको विटामिन डी फ्री डाइट देनी है। मकसद क्या होगा कि हम उनमें पहले विटामिन डी की डेफिशिएंसी करवाएंगे, फिर हम एट द एंड उनको विटामिन डी देखेंगे कि उनके अंदर जो हम विटामिन दे रहे हैं वो कितना इफेक्ट दे रहा है, आइदर इट इज एफिकेसियस और नो, आइदर इट्स गिविंग इट्स फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट और नॉट। तो आगे क्या होगा, एट द एंड ऑफ प्रिलिमिनरी पीरियड रिजेक्ट एनी रैट दैट वेट लेस देन 44 ग्राम और मोर देन 60 ग्राम। अगर कोई ओवर वेट है या वेट जो उसका कम है तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। उन्हीं को लेंगे जिनका वेट 44 और 60 ग्राम के दरमियान होगा। एंड एविडेंस ऑफ इंजरी, अगर उनको कोई इंजरी है या कोई डिजीज है या एनाटोमिकल जो अगर एबनॉर्मेलिटी है तो हम उसमें उस माइस को रिजेक्ट कर देंगे। आगे आ जाता है नेक्स्ट स्टेप, वो है डिप्लीशन पीरियड। डिप्लीशन पीरियड में हम क्या करेंगे, which extend from end of preliminary period। जब ये preliminary period के 30 डेज कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हमारा डिप्लीशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, which extend from the end of the preliminary period to the first day of the essay period। provide each rat with rachitogenic diet and water। हम उनको वो डाइट देंगे जो उनके लिए रेचिटोजेनिक डाइट होगी। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि रेचिटोजेनिक डाइट क्या होती है।
सो रेचिटोजेनिक डाइट वो होती है जो कि फॉस्फोरस में ज़्यादा होती है, नंबर ऑफ फॉस्फोरस रेचिटोजेनिक डाइट फॉर रैट्स एंड कंपोज्ड ऑफ प्यूरिफाइड फूड मटेरियल्स। इससे क्या होता है कि अफेयर ओनली ऑफ प्रोटीन जो होती है उसके अंदर अ डिग्री ऑफ प्रोटीन होती है इसके अंदर ब्लड फिब्रिन्स की, बट इट लीड्स टू रिकेट्स। यानी एक ऐसी डाइट होती है जिसके अंदर सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, तकरीबन 2% तक होता है, और दैट लीड्स टू इवेंचुअली लीड्स टू रिकेट्स। यानी अगर हम रेचिनोडाइट देंगे उनको तो उनके अंदर अगर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कम है तो वो उसके साथ विटामिन डी की डेफिशिएंसी उनके अंदर और ज़्यादा हो जाएगी। सो रेटिनोजेनिक डाइट का मकसद ही यही होता है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए और इवेंचुअली जो हमारे रैट्स हैं या फिर जो भी हमारे जो लिटर्स हैं उनके अंदर डेवलप हो जाए डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी या रिकेट्स डेवलप हो जाए। तो रेटिनोजेनिक डाइट जो है वो रिकेट डेवलपिंग डाइट है, दैट इवेंचुअली लीड्स टू रिकेट डेवलपमेंट इन द रैट्स। तो उनके क्या होते हैं, उनके जो जॉइंट्स होते हैं वो सालन हो जाते हैं। आगे हम इसका डिटेल्स में भी पढ़ेंगे आगे अगले स्टेप में। डिप्लीशन पीरियड में हमने को क्या दी, प्रोवाइड ईच रैट विद रेचिटोजेनिक डाइट एंड वाटर। थर्ड में क्या आ जाता है, रेचिटोजेनिक डाइट में कि उसकी कंपोजिशन बताई हुई है कि उसके अंदर क्या क्या उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, क्या इंग्रेडिएंट्स हैं उसके, तो उस टेबल में बताया हुआ है। जो होल येलो कॉर्न है वो उसके अंदर 76% होता है, ग्राउंड किया हुआ व्हीट ग्लूटेन उसके अंदर 20% होता है, कैल्शियम कार्बोनेट 3% और सोडियम क्लोराइड 1% होता है। अब ये डाइट देने के बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो माइस हैं इन कंट्रोल इन्वायरमेंट में रखे रखे हुए हैं। इनको कोई जो है, ये सॉरी रैबिट्स हैं आई थिंक यार, तो इनको हमने कंट्रोल इन्वायरमेंट में रखा हुआ है, वाइट लाइट में रखा हुआ है। इनको सनलाइट नहीं पहुंच पा रही, इनको जो और डाइट है वो कोई नहीं, इनको वही डाइट दी जा रही है जो उनको लैब में प्रोवाइड की जा रही है, और वो उसी कंट्रोल इन्वायरमेंट में है और उनके अंदर विटामिन डी डेफिशिएंसी इंड्यूस करवाई जा रही है। सो असाइनिंग द रैट विद अ ग्रुप ऑफ बायोस फॉर ऐसे पीरियड। अब हमने देखना है कि हम लोग को किस ग्रुप में डालना है, कंट्रोल ग्रुप में डालना है या फिर किस ग्रुप में डालना है, आगे हमने ग्रुपिंग करनी है वो किस बेसिस पे करनी है। ऐसे ऑफ रैट्स और टू ग्रुप्स फॉर ऐसे पीरियड्स। Consider a litter suitable for assay period when individual rats is in a litter show evidence of rickets, यानी इनके अंदर विटामिन डी है, such as enlarged joints and a distinctive wobbly rachitic gait, provided the डिप्लीशन पीरियड इज नॉट लेस देन 19 to 25 days। तो 19 से 20 दिन का डिप्लीशन पीरियड देना, और उनको जो है वो साइंस शो कर रहे होंगे कि इस रैबिट को रिकेट्स है और इसकी जो जॉइंट्स है वो लार्ज है, इसको रिकेट्स हो चुकी है इंड्यूस। द प्रेजेंस, क्योंकि अगर हम लैब टेस्ट में कोई एनिमल के ऊपर कोई टेस्ट कर रहे हैं, तो अगर हम कैंसर की कोई ड्रग उनके ऊपर टेस्ट कर रहे हैं तो पहले हम उनको कैंसर इंड्यूस करवाते हैं। अगर हमने उनके ऊपर विटामिन डी की चेक करनी है तो हम उनको पहले विटामिन डी डेफिशिएंसी इंड्यूस करवाएंगे। द प्रेजेंस ऑफ रिकेट्स में बी एस्टैब्लिश्ड आल्सो फ्रॉम द विप्ट ऑफ रेचिटिक मेटाप्लेजिया अपॉन एक्सरे। हम रेचिटिक मेटाप्लेजिया भी देख सकते हैं अपॉन एक्सरे, उनकी जो बोन्स होंगे डेंसिटी उसकी कम होगी। एग्जामिन और बाय अप्लाइंग द लाइम टेस्ट भी टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, उसमें हमें बल्कि एनिमल को एक्सरे नहीं किया जाता बल्कि एनिमल को कट करके उसको स्लॉटर करके उसकी बोन ली जाती है, फिर हम उसके ऊपर लाइम टेस्ट परफॉर्म करते हैं। और लाइम टेस्ट भी आगे मैं डिस्क्राइब करूंगी बिलो। टू अ लंग टू अलग फॉर वन मेंबर ऑफ ईच लीटर, हम हर ग्रुप का एक एक मेंबर लेंगे, उसकी उसको मारेंगे, उसकी हड्डियां देखेंगे, लाइन टेस्ट उसके परफॉर्म करेंगे, वो एक स्पेशल टेस्ट होता है जो हम आगे देखेंगे। रिकॉर्ड द वेट ऑफ ईच रैबिट एंड असाइन इट टू अ ग्रुप। वेट के मुताबिक हमने और उनकी जो रिकेट्स की जो नेचर है उसके मुताबिक हमने उनको ग्रुपिंग कर दी। लीटर आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स ईच कंटेनिंग एटलीस्ट 7 और उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ स्टैंडर्ड एंड सैंपल, अब हमने उनको स्टैंडर्ड और सैंपल जो है वो देना है। The later in two groups reference would be receiving X and X doses, यानी अब हमने उनको 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, 2 ग्रुप्स को सैंपल मिलेगा, 2 ग्रुप्स को स्टैंडर्ड मिलेगा। द लीडर ऑफ 2 सैंपल्स विल रिसीविंग द सेम डोज इन द सेम रेशियो, उनको सेम डोज इन द सेम रेशियो मिलेगी। यानी अगर सबको जो है वो एट वंस मिल रही है तो सबको एट वंस मिलेगी, अगर सबको डिवाइडेड 8 डोजेस मिल रही है तो सबको एट डिवाइडेड 8 डोज मिलेंगी जो कि एक सेम ग्रुप में होंगे। गिव डोज एट वंस और डिवाइडेड डोज 8।
सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंड सैंपल करेंगे। मैंने आपको बताया कि गिव डोज एट वंस, या हम उनको 8 डिवाइडेड डोज देंगे। ये भी एक ग्रुप में सेम स्टेप फॉलो किए जाएंगे। रेशियो ऑफ लार्ज टू स्मॉलर डोज डज नॉट लेस देन दैट ऑफ 1.5 या 2.5 रेशियो होनी चाहिए, इससे ज़्यादा कम या नहीं होनी चाहिए। यानी इतनी ज़्यादा डिवाइड भी डोज नहीं कर देनी। बिफोर द फीडिंग द रेफरेंस स्टैंडर्ड एयर और द सैंपल में बी डिल्यूटेड विद कॉटन सीड ऑयल प्रोवाइडेड दैट नॉट मोर देन 0.5 ml इन फीड। यानी हमने उनको, अगर हमने उनको सेम फीड देनी है अगर हमको, तो हम वो भी कॉटन सीड ऑयल में डिल्यूट करके उनको देंगे। Store the oil solution in a well closed bottles protected from the light, because vitamin D होता है वो light sensitive होता है, at a temperature not exceeding than 10 degree centigrade and use within 5 weeks। प्रोडक्ट मैंने रखना। आगे है हमारा ऐसे पीरियड। ऐसे पीरियड इज लास्ट फॉर 7 to 8 days। अब हमने देखना है कि जिनको हमने स्टैंडर्ड दिया है उनके अंदर क्या इफेक्ट आ रहा है, जिनको हमने रेफरेंस दिया उनके अंदर क्या इफेक्ट आ रहा है। थ्रू आउट द ऐसे पीरियड मेंटेन एज यूनिफॉर्म एनवायरमेंटल कंडीशन एज पॉसिबल for all rats excluded exposure to the anti-rachitic radiation। यानी हमने किसी को सन एक्सपोजर भी करवाना है, किसी को नहीं करवाना। एट द एंड ऑफ द फिक्स पीरियड 7 to 8 days वेद एंड किल द रैट। 7 से 8 दिन बाद आपने, अब हमें तो नहीं फैक्ट पता लग रहा कि अंदर उनके क्या हो रहा है, विटामिन डी ने अंदर इफेक्ट किया नहीं या नहीं। अब हम लाइन टेस्ट परफॉर्म करेंगे और हम उन रैट्स को किल करेंगे और उनके वेट के मुताबिक, उनकी जो ग्रुपिंग की होगी उसके मुताबिक डिसेक्ट आउट वन और मोर लेग्स फॉर एग्जामिन ऑफ द लाइन टेस्ट। अगर हम किसी एक ग्रुप के एक मेंबर की अगर हम फीमर ले रहे हैं तो हम सारों की फीमर लेंगे, और अगर हम किसी की ह्यूमरस बोन या कोई और बोन ले रहे हैं तो हम सबकी सेम बोन लेंगे। आई डोंट नो कि रैट्स की बोन का क्या नाम होता है, बट मेंशन करने का मकसद ये है कि हम उनकी सेम बोन लेंगे, सेम साइड से, सेम जो होगा एनाटॉमी उसकी सेम होगी। डिसेक्ट आउट वन और मोर बोन्स, लेग बोन्स फॉर एग्जामिनेशन ऑफ द लाइन टेस्ट। अब हम आपको बताएंगे लाइन टेस्ट क्या होता है। नेक्स्ट स्टेप, 7th स्टेप जो है उसमें हमने लाइन टेस्ट परफॉर्म करना है। रिमूव द प्रोक्सिमल एंड ऑफ अ टीबिया और अ डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस। यहाँ पे टीबिया अटैच है, यहाँ पे रेडियस अटैच है, उसके डिस्टल एंड रिमूव करने हैं। एक इंडिविजुअल बोन हमें मिल गई। एंड क्लीन द एडहेरिंग टिश्यू, उसके ऊपर कोई टिश्यू या कोई गोश्त वगैरह अटैच है उसको रिमूव कर देना। इन एनी ऐसे यूजिंग द सेम बोन ऑफ ऑल एनिमल, इन एनी वन ऐसे यूजिंग द सेम बोन फ्रॉम ऑल एनिमल्स। हमने तमाम बोन्स जो है वो तमाम रैबिट्स की एक ही तरह की बोन लेनी है। रिंस इन एंड प्योरिफाइड वाटर, वाटर के साथ उसको धोना है, रिंस करना है, देन इमीडिएटली इमर्स कर देना है इन द सिल्वर नाइट्रेट solution 1 in 50 for 1 minute and rinse again with the purified water। फिर हमने उसको एक्सपोजर कर देना है। एक्सपोज द कट bone surface of the bone in water to daylight or another source of acid thin actinic light until the calcified area develop a clearly defined stain। एक स्टेन हमने इसके ऊपर डालना है, जो हमने सिल्वर नाइट्रेट स्टेन डाला, फिर जब हमने उसके ऊपर लाइट डाली तो उसको, उसके अंदर कैल्सिफिकेशन जो है वो स्टेन के थ्रू डिसकलर होने लग जाएगी, या अनकैल्सिफाइड जो बोन्स होगी वो अनकलर्ड हो जाएगी। तो उससे हम उसकी डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे। Acetylene light until a calcified area develop a clearly defined stain without marked discoloration of the uncalcified area। तो जो सिल्वर नाइट्रेट से जो स्टेन एरिया होंगे जहाँ पे विटामिन डी ने अफेक्ट दिया हुआ है वहाँ पे स्टेन आएगा, और जो डिस्कलर्ड एरिया होगा अनक्लासिफाइड एरिया होगा वहाँ पे बोन की डेंसिटी कम होगी। द स्टेन प्रोसीजर में बी modified टू डिफरेंशिएट मोर क्लियरली बिटवीन कैल्सिफाइड एंड अनकैल्सिफाइड एरिया। तो जो स्टेनिंग होगी वो कैल्सिफाइड और अनकैल्सिफाइड एरिया को बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिफरेंशिएट कर देगी कि आइदर द बोन is deficient of vitamin D or either the bone is giving the same effect as the sample and reference। दोनों के अंदर जो कैल्सिफाइड रेशियो है वो सेम है या नहीं। ऑब्जर्वेशन हमने क्या करनी है, कैल्सिफाइड एंड uncalcified areas are observed and relative potency of a standard and sample is calculated। देखना है कितनी परसेंटेज ऑफ द कैल्सिफाइड एरिया है इन जो जिनको रेफरेंस दिया गया, जिन रैट्स को हमने सैंपल दिया उनमें। स्कोर द डिग्री ऑफ कैल्सिफिकेशन of a rachitic metaspecies in each rat according to the scale that allows the average response to be plotted as a straight line against the logarithm of a dose। हमने एक हमने बना लेना एक ग्राफ जिसमें ये शो करना है कि कितनी एवरेज रिस्पॉन्सेज आ रही है सैंपल से क्लासिफिकेशन की, और कितनी आ रही है स्टैंडर्ड से, और उनकी आइदर रेशियो कितनी सेम आ रही है। आइदर जो हमारा रेफरेंस था उसने अगर 90% क्लासिफिकेशन की, तो जो हमारा स्टैंडर्ड है उसने फॉर एग्जांपल
85 की या उसने 95 की या उसने क्लोज टू द सैंपल की, तो वो हमारा जो रेफरेंस स्टैंडर्ड है वो ऑफ बेटर क्वालिटी है। और अगर हमारा जो स्टैंडर्ड है वो 90% कैल्सिफिकेशन कर रहा है और जो हमारा रेफरेंस था उसने 70% या 50% किया है, तो दैट इज़ ओवर नॉट गुड क्वालिटी। तो हम उस बैच को जो है वो ब्लॉक कर देंगे। सो यहाँ पर हमारा बायोलॉजिकल एसे ऑफ द विटामिन डी फिनिश होता है। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम बायोलॉजिकल एसे ऑफ द इंसुलिन लाएंगे एंड बायोलॉजिकल एसे ऑफ द एंटीबायोटिक्स लाएंगे। आई होप stay tuned with us in this YouTube channel. Ask your pharmacist, kindly subscribe and ऑन योर बेल नोटिफिकेशन, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को आगे मिलती रहें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। यहाँ पे आता है कि बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आप रेफरेंस हैं तो अपने स्टैंडर्ड के साथ मैच आप कभी ना कभी कर ही जाएंगे। सो थैंक्स फॉर हियर। अपनी रिफ्लेक्शंस, अपनी क्वेरीज आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। योर फार्मासिस्ट, आस्क योर फार्मासिस्ट। आप कोई भी सवाल अपने मुझसे पूछ सकते हैं, कोई आपकी क्यूरी हो या फिर कोई आपकी रिक्वेस्ट हो अबाउट एनी लेक्चर, किसी भी स्पेशल टॉपिक है, आपको मुझसे कोई लेक्चर आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं ऑन दी कमेंट बॉक्स। आप इसके अलावा मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि फार्मेसी एंड केमिस्ट्री या फिर किसी भी लैब टेस्ट, इस तरह की लैब टेस्टिंग से रिलेटेड है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी ये वीडियो पहुंच सके और ये इन्फॉर्मेशन सब में शेयर हो सके। थैंक्स फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।